हेलो प्यारे बच्चों, ये है शिक्षा वाणी कार्यक्रम जिसमें आज आप सुनेंगे मीना की कहानी जादू का शीशा। कक्षा 8 के विषय हिंदी का पाठ वह चिड़िया जो और कक्षा 10 के उर्दू का पाठ वक्त। तो आइए सुनते हैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम। शिक्षा वाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम के साथ। हाँ तो बच्चों, शिक्षावाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी दीदी शिखा जैमन, जो कि हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत से महत्वपूर्ण पाठ व साथ ही साथ करवाऊंगी आपका ढेर सारा मनोरंजन भी। डाली पर चिड़िया कब से चहचहा रही है, सागर की लहरें शोर यूं मचा रही है, कब तक इंतजार कराओगे हमें, ये प्यारी सी सुबह आपको बुला रही है। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि हमारे सभी बच्चे बहुत खुश व स्वस्थ होंगे और हो भी क्यों ना भला। हमारे सभी बच्चे शिक्षावाणी के माध्यम से इतने जागरूक और समझदार जो हो चुके हैं। हाँ तो बच्चों, आप तैयार हैं ना? बिल्कुल, अब तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ना कि शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी होती है। बिल्कुल बच्चों, आज भी आपको हमेशा की तरह कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना है। जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे या शिक्षकों के द्वारा बताया जाए उसे अवश्य लिखें, जो कि आपके परीक्षाओं के दिनों में आपको बहुत मदद देगा। हाँ तो बच्चों, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं कि आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। हाँ तो बच्चों, हमेशा की तरह आज भी आप सबसे पहले सुनेंगे मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है जादू का शीशा। इसके बाद कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी से पाठ 1 वह चिड़िया जो, इसकी प्रस्तुत करता है वीणा कछवाहा। इसके बाद कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय उर्दू से पाठ 2 वक्त, इसके प्रस्तुत करता है अकलम नईम। हाँ तो बच्चों, अब आप सभी का इंतजार खत्म हो चला है और अब हम कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और बढ़ चलते हैं मीना की दुनिया में और सुनते हैं मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है जादू का शीशा। कैसे हैं आप सब? खूब पढ़ाई लिखाई खेल कूद कर रहे हैं या नहीं? क्या कहा? अभी मीना का इंतजार कर रहे थे? तो फिर चले मीना के पास। चलो चल के देखें कि वो आज क्या कर रही है मीना की दुनिया में। मीना, क्या ढूंढ रही हो वहाँ पे? तेरा कुछ खो गया है क्या? रानो सुनी, खोया नहीं, कुछ मिला है मुझको। कुछ मिला है? लेकिन क्या? ए मीना, दिखा ना। मैं नहीं दिखाऊंगी, पूछो तो जानू। है तो कोई चमकती हुई चीज। हाँ है तो। हीरा? सोना? चांदी? न हीरा, न सोना, न चांदी। ये देखो, दिखा तो। ये क्या? ये तो एक गोल सा शीशा है। दिखा तो सुमी। हाँ,
कितना अजीब सा दिखता है। ये बात तो तूने सही कही रानो, है तो ये सचमुच अजीब सा। आँख के सामने रख के देख, छोटा सा मटर का दाना भी ये गुब्बारे जितना बड़ा दिखेगा। देख देख, अरे वाह मीना, इस शीशे को सामने रख के देखने से सब कुछ कितना बड़ा बड़ा नजर आता है। लेकिन ये हो क्या सकता है? मुझे तो ये शीशे का तवा लग रहा है, छोटी छोटी रोटी बनाने के काम आने वाला तवा। मुझे तो ये चुन्नू के दादाजी के टूटे चश्मे का शीशा लगता है। जो भी हो, बड़ी मजेदार चीज है ये शीशा। अरे वो वहाँ खेत में कौन खड़ा है? ये तो डाकिया चाचा है। और वो कर क्या रहे हैं? लगता है उनकी साइकिल खराब हो गई है। चलो देख के आते हैं। तू ही जा मीना। हाँ भाई, हम तो घर जा रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। अभी तो मैं जा रही हूँ डाकिया चाचा की मदद करने। लो कर लो बात। मीना तो चल दी डाकिया चाचा के पास। अब भला उनकी खराब साइकिल थोड़े ही ठीक कर पाएगी मीना। हाँ, चलो भाई, हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। डाकिया चाचा नमस्ते। नमस्ते मीना बेटी। स्कूल की छुट्टी तो कब की होली? घर नहीं गई अब तक? बस चाचा घर ही जा रही थी, देखा आपकी साइकिल खराब हो गई है, आ गई बस। क्या हुआ चाचा आपकी साइकिल को? टायर पंचर हो गया मीना बेटी, लेकिन कील नजर ही नहीं आ रही। 2 घंटे हो गए, लगता है बहुत छोटी सी कील है कोई। मैं कुछ मदद करूं डाकिया चाचा? तू मदद करेगी? क्यों, मैं मदद नहीं कर सकती? अरे बिल्कुल कर सकती है मीना, कर ले, तू भी कोशिश कर ले बेटी। हाँ तो मिट्टू शुरू करें। ये मैंने निकाला अपना जादू का शीशा। हाँ, अब सब कुछ कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। और ये रही कील। ये लो डाकिया चाचा, आपकी साइकिल के पहिए में छुपी हुई कील। दिखाओ तो जरा। अरे बाप रे, इतनी छोटी सी कील। लेकिन मीना, तूने इतनी छोटी सी कील कैसे ढूंढ ली? कमाल है। अरे डाकिया चाचा, ये कमाल तो जादू के शीशे का है। जादू का शीशा? हाँ, जादू का शीशा। चलो मिट्टू, अब पिताजी और राजू को ये शीशा दिखाते हैं। जादू का शीशा दिखाते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं। अच्छा डाकिया चाचा। धन्यवाद मीना। पिताजी देखिए मुझे क्या मिला है। मीना बेटी अभी नहीं, अभी मुझे बहुत जरूरी काम करना है। मिली राजू? नहीं पिताजी। तुम सब ढूंढो, मैं अभी आता हूँ। पिताजी, ये सारे लोग मिलके वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? अब क्या बताऊं मीना, ट्रैक्टर के इंजन की पिन घास में कहीं गिर गई है। छोटी सी पिन की वजह से सारा काम रुक गया है। पता नहीं अब मिलेगी भी या नहीं। अरे भाई बंसी, मिली? नहीं मिली भैया, ढूंढो ढूंढो। मीना, मैं अभी आता हूँ। मैं भी चलती हूँ पिताजी। तू वहाँ चल के क्या करेगी बेटी? क्या पता, मैं वो पेन ढूंढ लूं। चल मीना, तू भी कोशिश करके देख ले। क्या मीना बिटिया, बहुत देर हो ली, हमको तो नहीं मिली पिन, पता नहीं कहाँ गिर गई है। बंसी काका, ये मैंने निकाला अपना जादुई शीशा। और ये, हाँ, अब ढूंढती हूँ। ये रही, मिल गई पिताजी। ये लीजिए आपकी ट्रैक्टर की पिन। अरे वाह मीना, ये तूने कैसे कर दिखाया? अपने जादुई शीशे की मदद से। जादुई शीशा? मुझे भी दिखाओ ना मीना। ये लो। अरे वाह, इसमें तो हर चीज बड़ी बड़ी दिख रही है मीना। हो गया, हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। मीना, राजू, अब तुम घर जाओ, तुम्हें भूख भी लगी होगी। तुम्हारी माँ ने आलू की सब्जी बनाई है। आलू की सब्जी? वाह, चलो खाते हैं आलू। ट्रैक्टर हो गया चालू। माँ, माँ। अरे मीना, राजू, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। आज देर कैसे हो गई स्कूल से आने में? वो माँ, अच्छा ये बताओ, आलू की सब्जी कैसी बनी है? ओह, तो इसका मतलब अपने बाबा से मिलकर आ रहे हो दोनों? हाँ, और मीना के जादुई शीशे की वजह से ट्रैक्टर भी चालू हो गया। क्या जादू का शीशा? जादू का शीशा, जादू का शीशा। सब बताती हूँ माँ,
लेकिन पहले खाना। हम साबुन से हाथ धो के आते हैं, तुम खाना लाओ। चलो राजू, तुम चलो मीना, मैं अभी आता हूँ। मीना बेटी, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। आई माँ। अरे राजू, तूने हाथ नहीं धोए? मैंने तो आते ही हाथ धो लिए थे। झूठ बोल रहा है ना? नहीं दीदी, देखो कितने साफ है मेरे हाथ। अभी सब पता लग जाएगा। ये मैंने निकाला अपना जादुई शीशा। अपने हाथ दिखाओ राजू। मगर मैंने तो अपने हाथ धोए हैं। अभी पता चल जाएगा। मेरा जादू का शीशा जब बाबा के ट्रैक्टर का छोटा सा पिन ढूंढ सकता है, तो तेरे हाथ के कीटाणु को यूं पकड़ लेगा। ये मैंने जादू के शीशे से देखा। और ये क्या, तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, और गंदे हाथों में कीटाणु होते हैं। छी छी, एक तो खाने से पहले हाथ नहीं धोए, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। देखो ना माँ, क्या मेरे हाथ गंदे हैं? लग तो साफ रहे हैं। यही तो बात है माँ, हाथ कई बार साफ दिखते हैं, लेकिन अगर उन्हें साबुन से रगड़ रगड़ के नहीं धोया जाए तो हमारे पेट में कीटाणु चले जाते हैं, और फिर पेट दर्द, बुखार। गंदे हाथों पे हमेशा ये कीटाणु होते हैं। हमारी बहन जी ने बताया था हमें। राजू, दिखा तो जरा अपने हाथ, मैं भी तो देखूं इस जादू के शीशे से। हाँ हाँ, ये देखो माँ, मेरे हाथ तो एकदम। अरे राजू, तुम्हारे हाथ तो सचमुच बड़े गंदे हैं। हाथ नहीं धोए थे ना? नहीं। बुरी बात है ना? हाँ, अब मैं अभी जाता हूँ और अपने हाथों को साबुन से धो के आता हूँ। हाँ राजू तो हाथ धोने चला गया, लेकिन एक बात बताओ मीना बेटी, मुझे जादू का शीशा लगा के राजू के हाथों में गंदगी तो दिखी, मगर कीटाणु नहीं दिखे। और तुम्हें? माँ, वो तो मैंने थोड़ा सा नाटक किया ताकि राजू सच बोले। जादू का शीशा हो या ना हो, बहन जी कहती है गंदे हाथों के कीटाणु कभी नजर नहीं आते। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है साबुन से हाथ धोना। सेहत का असली जादू पता है क्या है माँ? खाना खाने से पहले जो भी अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोता है, वो बन जाता है अच्छी सेहत का जादूगर, यानी अच्छी सेहत वाला। अच्छी सेहत। मैंने कहा था ना कि अपनी मीना जितनी चुलबुली है उतनी ही समझदार भी। तो कैसा लगा आपको मीना से मिलके? मजा आया कि नहीं? साफ दिखते हैं हाथ, लेकिन होते नहीं वो साफ। अच्छी तरह साबुन से जब तक हम न धोते हैं। अरे वाह मिट्टू, ये तो अपनी नई कविता है।
मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही है? प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। पहली कड़ी है, उसके सर पे होते बाल, सुबह रात करते हम इस्तेमाल। दूसरी कड़ी, हंसी हमारी सुंदर बनाए और सांसों को वो महकाए। झाड़ू। रानो, झाड़ू से क्या सांस महकती है? रंग करने का बुरुश। नहीं, गलत जवाब। समझ गई बहन जी, दांत मांजने वाला बुरुश। मीना ने दिया बिल्कुल सही जवाब। मजा आया बच्चों? तो आपको भी मजा आया ना दोस्तों? तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सनम करेंगे सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़ी या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवार, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ा, सनम करेंगे सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुनी मीना की कहानी जादू का शीशा। और अब कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी से पाठ 1, वह चिड़िया जो। इसकी प्रस्तुत करता है वीणा कछवाहा। सुबह सवेरे आती चिड़िया, आकर मुझे जगाती चिड़िया, ऊपर बैठ मुंडेर पर ची ची चू चू गाती चिड़िया। प्यारे बच्चों नमस्कार। इस चिड़िया की ची ची चू चू ने मेरी नींद उड़ाई तो मुझे हंसी आ गई। वह उसकी भोली हरकतों से मुझे आप लोगों की भी याद आ गई, क्योंकि बच्चे भी तो चिड़िया ही की तरह होते हैं। उनकी आवाजें कानों को अच्छी लगती है, उनके सपनों में भी खुला आसमान होता है। आप लोगों को भी मेरी तरह ही चिड़िया सुबह जगाती होगी, है ना बच्चों? हाँ, हर बच्चे के घर के आसपास कोई न कोई पशु पक्षी तो आते रहते हैं और इन पशु पक्षियों की दिनचर्या भी निश्चित होती है। वे बिना अलार्म ही समय पर उठते हैं और हमें जाग जाने का संदेश देते हैं। तो बच्चों, इस चिड़िया की चहचहाहट से मुझे एक गीत याद आ रहा है, आप भी सुनेंगे ना? हाँ, मुझे पता है बच्चों को गाना सुनना बहुत पसंद होता है, तो सुनो। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी। दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाकर तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। बच्चों, गीत सुनकर आनंद आया ना? आप लोगों ने गीत में कई पशु पक्षियों के नाम सुने, जैसे चिड़िया, कौवा, मोर, चूहा, बंदर आदि। आप इनके रंगों से भी परिचित होंगे ही। कौवा काले रंग का होता है, मोर नीले और हरे रंग का, तो बंदर भूरे रंग का होता है, और चिड़िया तो कई रंगों की होती है, भूरी, पीली, काली, नीली, सफेद आदि। बच्चों, चिड़िया की फुदफुदाहट को ध्यान से देखो तो बहुत ही आनंद आता है। एक पल को भी यह सीधी नहीं बैठती, एक जगह से दूसरी जगह, एक टहनी से दूसरी टहनी पर फुर्र से चली जाती है।
आप विचार कर रहे होंगे कि मैडम आज क्या समझाना चाहती है। तो बच्चों, मैं आपको प्रकृति के इस पक्षी की याद दिलाकर हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत प्रारंभ करने जा रही हूँ, और जिसका पहला पाठ है वह चिड़िया जो। यह एक छोटी सी सुंदर सी कविता है जो कई गहरे भाव लिए हुए है। कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल का बचपन खेत खलियानों, नदियों, वन उपवनों, तालाबों व चिड़ियों को देखते हुए और जानवरों के पीछे दौड़ते भागते बीता था। इस प्रकार उनका पूरा बचपन प्रकृति के बीच बीता था, तभी तो उन्होंने इतनी सुंदर कविता की रचना की। बच्चों, कविता पढ़ाने से पूर्व उनका जीवन परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। कवि केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म 4 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमसिन गांव में हनुमान प्रसाद गुप्ता व घसीटो देवी के घर हुआ था। आपने इलाहाबाद से बीए तथा आगरा से कानून की पढ़ाई की। कवि के पिता ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, इसलिए उन्होंने काव्य संस्कार अपने पिता से ही ग्रहण किए, लेकिन नियमित कविता लिखने की प्रेरणा हरिऔध तथा रसाल जैसे कवियों की संगति तथा प्रभाव से प्राप्त हुई। कवि केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाओं में है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, मार प्यार की थापे आदि। बच्चों, अग्रवाल जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। आपका निधन 22 जून 2000 को हो गया। प्रस्तुत कविता से कवि ने अपने मन के भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो बच्चों, कविता को समझने के लिए जरूरी है कि एक बार हम पूरी कविता को उचित लय, ताल व शुद्ध उच्चारण के साथ उसका पाठ करें। अगर हम कविता का उचित पाठ कर लेंगे तो आधे से अधिक कविता का अर्थ हमें ऐसे ही समझ आ जाएगा। तो आप भी मेरे साथ साथ कविता का पाठ करें। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है ना बच्चों। छोटी सी सुंदर सी कविता को एक साथ सुनने के बाद आपको कुछ तो जरूर समझ आया होगा कि इसमें एक चिड़िया की बात कही गई है जिसे अन्न से प्यार है, विजन से प्यार है, नदी से प्यार है। अब इस कविता के भावों को गहराई से समझने के लिए इसके एक एक पद को पुनः पढ़ेंगे तथा समझेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बच्चों, इस कविता के प्रथम पद में कवि ने एक चिड़िया के बारे में बताते हुए लिखा है कि वह जो चिड़िया है चोंच मारकर झुंडी के दाने रुचि से रस लेकर खाती है। अब आपको पता ही है कि चिड़िया के कोई हाथ तो होते नहीं, वह चोंच से ही खाती है, वह पीती है। चोंच मारकर इसलिए लिखा है कि चिड़िया अन्न की तलाश में खेतों में गई होगी, वहाँ अनाज की बालियों पर चोंच मारकर एक दाना निकाला होगा, उसे रुचि से रस लेकर खा लेती है। यहाँ झुंडी का अर्थ है ज्वार। ज्वार एक प्रकार का अनाज है, जैसे गेहूं, बाजरा, चावल आदि होते हैं। लेकिन कवि ने यह भी लिखा है कि दूध भरे झुंडी के दाने। अब दूध भरा इसलिए लिखा कि अभी अनाज पूरा पका नहीं है, उसमें कच्चापन है, इसलिए उस रस को दूध भरा कहा है। और दूध
मीठा भी होता है। इसी कारण मीठे लगने वाले ज्वार के दाने को रुचि से रस लेकर वह चिड़िया खाती है। साथ ही कहा है कि वह चिड़िया छोटी है और संतोषी भी है। उसे ज्वार का दाना मिला तो उसी से पेट भर लिया, दूसरे अनाज का उसने लालच नहीं किया। साथ ही कवि ने लिखा है कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। इसके साथ एक पंक्ति आई है कि वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, यानी कवि चिड़िया के माध्यम से अपने मन की बात कर रहे हैं। अर्थात कवि अपने संतोषी स्वभाव को चिड़िया के माध्यम से बता रहे हैं। कवि ने इस स्वभाव को चिड़िया के माध्यम से इसलिए बताया कि चिड़िया खेतों में जाकर पेट भरती है। कवि को भी खेत खलियान पसंद है। वे प्रकृति से प्रेम करते हैं और उससे प्राप्त होने वाले अनाज से उन्हें प्यार है। इसलिए जीवन में पेट भरने के लिए जो भी मिलता है उसे आनंद पूर्वक खाकर पेट भरते हैं। तो कविता के प्रथम पद से आपको पता चला कि चिड़िया अन्न से प्यार करती है और वह संतोषी भी है। मनुष्य के जीवन में संतोष का बहुत महत्व होता है। जो मनुष्य संतोषी नहीं होता उसमें लालच, झूठ, कपट जैसी बुराइयां पनपने लगती है। कहा भी गया है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अर्थात जब मनुष्य इस जीवन में संतोष रूपी धन प्राप्त कर लेता है तो बाकी सारा वैभव उसके लिए धूल के समान तुच्छ हो जाता है। इससे उसके जीवन में परम शांति आ जाती है तथा वह मानव कल्याण के कार्यों में लगा आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। आइए अब दूसरा पद सुने और चिड़िया के बारे में अधिक जाने। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। दूसरे पद में कवि चिड़िया का प्यार विजन से बताते हैं। विजन का अर्थ जहाँ कोई जन न हो, अर्थात लोग ना हो, ऐसे स्थान जंगल या वन में ही हो सकते हैं। तो यह जो चिड़िया है वह वन में कंठ खोलकर गाती है, अर्थात वह स्वतंत्र है। प्रश्न उठता है किसके लिए गाती है? तो चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। कैसे गाती है? कि रस उंडेल कर गाती है। उंडेल कर गाने का मतलब क्या हुआ? कि वह पूरे मन से गाती है, क्योंकि वह मुंह बोली चिड़िया है। मुंह बोली का अर्थ होता है मुंह लगी हुई। और मुंह कौन लगता है? जो घर में सबका प्रिय होता है। वह अपने मन की बात कैसे भी करता है, किसी से भी नहीं डरता। यहाँ बच्चों, वन को बूढ़े बाबा कहा गया है। वन के साथ बाबा शब्द इसलिए लगाया गया कि हमारे यहाँ बाबा पूर्वजों को या पुरखों को कहा जाता है और कभी कभी घर में दादाजी को भी बाबा कहा जाता है। वन 1-2 सालों में नहीं बनते, इसलिए वन के सामने चिड़िया की उम्र बहुत कम होती है और जंगल बहुत पुराने होते हैं। चिड़िया की कई पीढ़ियां उस वन के एक पेड़ पर ही बीत जाती है, इसलिए यहाँ वन को बूढ़े वन बाबा कहा है और चिड़िया उनकी मुंह बोली है, यानी बहुत प्रिय है। इस कारण उनके सामने उसे कोई लिहाज रखने की आवश्यकता नहीं। साथ ही इस पद में बताया गया है कि उसे विजन से बहुत प्यार है, यानी एकांत उसे प्रिय है, जहाँ वह अपना कंठ खोलकर गा सकती है। इस पद में कवि ने जंगल को एक तरह से मनुष्य बना दिया। चिड़िया के माध्यम से कवि ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। इसमें कवि ने बोलने की स्वतंत्रता व रिश्तों की पुरातनता का महत्व बताया है। वन जो कि बहुत पुराने होते हैं, इसलिए उन्हें बूढ़े वन बाबा कहा है। वैसे ही जीवन में परिवार का, रिश्तों का महत्व होता है। कवि भी अपने बुजुर्गों के प्रिय हैं और उनके मुंह बोले हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। साथ ही उन्हें एकांत भी अच्छा लगता है, अर्थात जीवन में स्वतंत्रता को पसंद करते हैं। जीवन की स्वतंत्रता व बड़ों का आदर इस पद की विशेषता है। यह पद सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सी जगह ऐसी है जो शांत है, आपकी प्रिय है, जहां आप अपने मन की बात कर सकते हैं और घर में किसके मुंह बोले हैं। इन प्रश्नों के साथ
चलिए अब कविता को आगे बढ़ाते हुए तीसरा पद पढ़ते हैं और देखते हैं कि चिड़िया को अन्न व विजन के अलावा किससे प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अंतिम पद में चिड़िया कहती है कि उसे नदी से बहुत प्यार है। प्रकृति के बीच स्वाभाविक रूप से पलने वाली चिड़िया को नदी से प्यार होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उसके जल से वह अपनी प्यास बुझाती है। कवि कहता है कि चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी यानी उफनती नदी का दिल टटोल कर अर्थात दिल खोज कर पानी की बूंद ले आती है। शरीर में दिल कहाँ होता है? बीच में होता है। तो चिड़िया उफनती नदी के बीच में से अपने लिए मोती सी जल की बूंद ले आती है। चिड़िया प्यासी है, इसलिए उसके लिए जल की बूंद मोती के समान कीमती है। उफनती नदी के बीच से पानी की बूंद लेने के कारण वह अपने साहस पर गर्व करती है, इसलिए चिड़िया को गर्बीली यानी गर्व करने वाली कहा गया है। लेकिन यह चिड़िया कौन है? यह चिड़िया केदारनाथ अग्रवाल हैं, जिन्हें नदी से प्यार है। हाँ बच्चों, चिड़िया के माध्यम से कवि ने अपने अंदर छुपे साहस के गुण को उजागर किया है। आप सोच रहे होंगे अपने गुणों को उजागर करने के लिए कवि ने चिड़िया को क्यों चुना होगा। मेरा मानना है कि कवि का बचपन प्रकृति के बीच बीता, इस कारण उन्हें चिड़िया से बहुत लगाव है, इसलिए उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चिड़िया को चुना होगा। चिड़िया का स्वभाव देखकर मुझे कविता की 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। सुने। कपट द्वेष न आता तुमको, अच्छी सीख देते हो हमको, चिड़िया रानी तुम सच्ची हो, दुनिया में सबसे अच्छी हो। बच्चों, उम्मीद है कविता आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, तो आप कविता में छुपे व्याकरण को भी इसके साथ समझ लें, तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। कविता में कुछ शब्द हैं, जैसे चिड़िया, दूध, अन्न, वन, बाबा, नदी, मोती आदि। इन शब्दों को सुनने के बाद हमें इन चीजों का स्मरण हो आता है, क्योंकि ये इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। ये संज्ञा शब्द हैं और संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। तो संज्ञा शब्द की परिभाषा तो आप सभी जानते ही हैं। वे शब्द जो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जहाँ से कविता प्रारंभ है वह चिड़िया जो तथा इसके अलावा महत्वपूर्ण शब्द नीले पंखों वाली मैं हूँ तथा मुझे अन्न से, वन से, नदी से प्यार है। इन पंक्तियों में वह मैं तथा मुझे महत्वपूर्ण शब्द हैं। वह शब्द निश्चित चिड़िया की ओर इशारा करता है जो कि नीले पंखों वाली है। और यह कौन है? मैं। यहाँ मैं कवि के लिए है तथा मुझे भी कवि के लिए आया है। तो बच्चों, मैं शब्द का प्रयोग व मुझे शब्द का प्रयोग आपने, मैंने तथा कवि ने और सभी ने किया है और करते रहेंगे। ये शब्द भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें व्याकरण में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। इसकी परिभाषा से तो आप परिचित होंगे। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है तथा मैं व मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद कविता में दूध भरे झुंडी के दाने, संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली, गर्बीली, मुंह बोली आदि शब्द चिड़िया की विशेषता बताते दिखाई देते हैं। तो चिड़िया शब्द क्या है? संज्ञा। हाँ, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार रुचि से, रस से खा लेती है, रस उंडेल कर
गा लेती है। इसमें रुचि से, रस से शब्द खाने व गाने की क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहा गया है। जैसे आप धीरे धीरे खाना खाते हैं, तेज तेज चलते हैं। धीरे शब्द व तेज शब्द आपके खाने और चलने की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। बच्चों, आप भी नवीन शब्दों के साथ इस कविता में कुछ पद अपनी कल्पनाओं के जोड़ कविता को ऐसे ही आगे बढ़ाएं। बच्चों, विद्यालय में व घर पर आपको बहुत से नैतिक गुण सिखाए जाते हैं, जैसे हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, आदि आदि। इस कविता में भी प्रकृति प्रेम के साथ अन्न से प्रेम, बुजुर्गों का सम्मान करना व साहस के साथ जीने की प्रेरणा दी गई है। प्रकृति के अलावा हम अपने परिवार से भी कई गुणों को ग्रहण करते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। दादा से वंश बढ़ाना सीखो, दादी से रौब चलाना, नाना से त्याग करना सीखो, नानी से खीर खिलाना, पापा से पैसे कमाना सीखो, मम्मी से सुख दुख उठाना, भाई से प्रेम व साहस सीखो, बहना से प्यार लुटाना। तो बच्चों, अपने सभी रिश्तों को याद करते हुए इस कविता को आगे बढ़ाकर पूरी करें, साथ ही उनके अच्छे गुणों को ग्रहण कर जीवन को सुखी बनाएं। शुभाशीष। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी से पाठ 1 वह चिड़िया जो। इसे प्रस्तुत किया वीणा कछवाहा ने और इसकी समीक्षा की डॉक्टर श्याम सुंदर सोलंकी ने। बच्चों, अब बढ़ चलते हैं हमारी अगली कक्षा की ओर और अब कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय उर्दू से पाठ 2 वक्त। इसकी प्रस्तुत करता है अकलम नईम। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम डिप्टी नजीर अहमद के लिखे हुए सबक वक्त का मुताला करेंगे। ये सबक आपके निसाब की किताब नवाए उर्दू की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। ये सबक किताब के सफा नंबर 11 पर मौजूद है। तो आइए सबसे पहले हम इस सबक के मुसन्निफ यानी इसके लिखने वाले शख्स के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं। डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में 1836 में हुई थी। शुरू की तालीम वालिद साहब से हासिल की। 14 बरस के हुए तो तालीम के लिए दिल्ली आ गए और यहाँ औरंगाबादी मस्जिद के मदरसे में दाखिला ले लिया। मौलवी अब्दुल खालिक उनके उस्ताद थे। ये वो जमाना था कि दिल्ली के हालात कुछ अच्छे न थे। दीनी मदरसों के तालिब इल्म मोहल्लों के घरों से खाना लाकर पेट भरते थे और तालीम हासिल करते थे। नजीर अहमद को भी यही कुछ करना पड़ता था, बल्कि उनके लिए तो एक परेशानी ये थी कि वो जिस घर से रोटी लाते थे उसमें एक ऐसी लड़की रहती थी जो पहले उनसे हांडी के लिए मसाला यानी मिर्चें, धनिया और प्याज वगैरह पिसवाती थी और फिर रोटी देती थी, और अगर काम करते हुए सुस्ती करते थे तो उनके साथ सख्ती भी करती थी। बच्चों, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर इसी लड़की से उनकी शादी हुई। बहरहाल कुछ अरसे के बाद आगे की तालीम के लिए दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए, जहाँ उन्होंने अरबी, फलसफा यानी फिलोसॉफी और रियाजी यानी मैथमेटिक्स की तालीम हासिल की। नजीर अहमद ने मुदर्रिस यानी टीचर के तौर पर मुलाजमत यानी सर्विस की शुरुआत की और तरक्की करते करते कानपुर के डिप्टी कलेक्टर के ओहदे तक पहुंचे। इसीलिए आपके नाम के साथ डिप्टी लफ्ज जुड़ गया, यानी आप नजीर अहमद से डिप्टी नजीर अहमद हो गए। आपने 2 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिनमें से ज्यादातर इस्लाही किताबें हैं। डिप्टी नजीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार माने जाते हैं, यानी ये माना जाता है कि उर्दू में सबसे पहला नावल डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था। उनके मशहूर नावलों में बनातुन नाश, तौबतुन नुसूह, इब्नुल वक्त वगैरह काबिल जिक्र हैं। आपने कलाम पाक का भी उर्दू तर्जुमा किया। और बच्चों, सबसे नई बात जो आपको मालूम नहीं होगी वो ये है कि आपने इंडियन पीनल कोड का उर्दू में तर्जुमा किया, जिसका नाम उन्होंने ताज़ीरात हिंद रखा। आपने यकीनन हिंदी फिल्मों या टीवी सीरियल्स में दिखाई जाने वाली अदालती कार्रवाइयों में इस लफ्ज को सुना होगा।
अदालती कार्रवाई के बाद जब जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं तो वो ये लाजमी तौर पर कहते हैं कि ताज़ीरात हिंद की दफा इतने के तहत मुलजिम को ये सजा दी जाती। जी हाँ, ये वही ताज़ीरात हिंद है, यानी इंडियन पीनल कोड, जिसके मुतरजिम डिप्टी नजीर अहमद हैं। इस तर्जुमे यानी ट्रांसलेशन के सिले में सरकार ने आपको तहसीलदार मुकर्रर कर दिया था, फिर आप तरक्की करते करते डिप्टी कलेक्टर हो गए। अब जिस सबक का मुताला हम करने वाले हैं उसमें नजीर अहमद ने वक्त की अहमियत की तरफ इशारा करते हुए उसके सही इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक, जिसका उन्वान है वक्त। दुनिया में हर चीज की कुछ न कुछ तलाफी है, मगर नहीं है तो वक्त। तलाफी के माने होते हैं किसी नुकसान की भरपाई करना। मुसन्निफ कह रहा है कि दुनिया में हर नुकसान की भरपाई करना मुमकिन है, लेकिन वक्त की भरपाई या तलाफी मुमकिन नहीं है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता। आगे इसकी वजाहत करते हुए वो कहते हैं कि जो घड़ी गुजर गई वो किसी तरह तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती, और वक्त के गुजर जाने पर गौर करें तो उसे किसी चीज के साथ तशबीह नहीं दी जा सकती। यहाँ एक नया लफ्ज आया है, तशबीह। पहले उसे समझ लेते हैं ताकि जुमला समझना आसान हो जाए। तशबीह के माने होते हैं किसी एक चीज को उससे मिलती जुलती दूसरी चीज के मानिंद करार देना, जैसे कम अक्ल शख्स को गधा और बहादुर शख्स को शेर कह देना। हिंदी में इसे उपमा कहते हैं। बहरहाल मुसन्निफ का कहना है कि वक्त के जैसी दूसरी कोई शय दुनिया में नहीं है, इसलिए इसको किसी दूसरी शय या चीज के साथ तशबीह या उपमा देना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कभी रुकता ही नहीं है। आगे मुसन्निफ वक्त की तेजी को मिसाल देकर बयान करते हुए लिखते हैं कि वक्त रेल से ज्यादा तेज है, हवा से बढ़कर उड़ने वाला, बिजली से तेज भागने वाला, और ये दबे पांव ऐसे निकल जाता है कि खबर ही नहीं होती। बच्चों, इस जुमले में एक मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है, दबे पांव गुजर जाना। इस मुहावरे का मतलब है इतनी खामोशी के साथ गुजर जाना कि किसी को पता ही ना लगे। ये वक्त तेजी से और दबे पांव कैसे गुजर जाता है, इसकी वजाहत करते हुए मुसन्निफ लिखते हैं, सुबह हुई, सोकर उठे, जब तक मामूली जरूरतों से फरागत हासिल करो, जरा नाश्ता वगैरह खाओ पियो कि दिन चढ़ाता है। फिर घड़ी दो घड़ी इधर उधर बैठे, गपशप उड़ाई तो 10 बजने को आए। मदरसे जाने को देर होती है, जल्दी ही खाया पिया और मदरसे गए, वहाँ दोस्तों से हंसी मजाक करते रहे। उस्ताद की ताकीद से 2-1 मरतबा बुरी भली तरह सबक पढ़ा, चलो शाम हुई, दिन रुखसत हुआ, यानी दिन खत्म हो गया। घर आए तो फिर खाने की सूझी, खाने से कसल पैदा हुआ, यानी सुस्ती आई। जरा लेटे तो सुबह मौजूद, काम तो कुछ भी न हुआ, लेकिन 24 घंटे गुजरते हुए मालूम न हुए। और एक 24 घंटे क्या, ऐसे ऐसे सदहा हजारों 24 घंटे गुजर जाते हैं। आगे मुसन्निफ अपनी बात की वजाहत के लिए मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम का एक शेर लिखते हैं। शेर कुछ इस तरह से है कि सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये शेर भी इस बात की जानिब इशारा करता है कि हमारी जिंदगी के दिन बहुत तेजी से गुजर रहे हैं, इसलिए हमें इन दिनों की यानी गुजरते वक्त की कदर करनी चाहिए। आगे वो लिखते हैं, जब वक्त की बेसबाती का ये हाल है और जो वक्त गुजरा वो हमारे इख्तियार से बाहर हुआ, तो निहायत जरूरी है कि वक्त पर हमारा इख्तियार हो, इसको जाया न होने दें। जाया के माने होते हैं बर्बाद होना। यानी मुसन्निफ कहते हैं कि ये वक्त तो इतना कीमती है, तेजी से गुजर रहा है और दोबारा लौट कर भी नहीं आता, तो फिर हमें इसकी अहमियत समझनी चाहिए और इसको जाय या बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस जुमले में एक और नया लफ्ज आया है, बेसबाती। सबात के माने होते हैं ठहराव, और बे लगने से ये सबात का मुतजाद यानी इसका उल्टा हो गया, यानी ऐसी शय जिसमें ठहराव ना हो, जो मुस्तकिल चलता रहता है। और बच्चों, आप जानते हैं कि वक्त किसी के लिए भी और कभी भी नहीं ठहरता है। मुसन्निफ आगे लिखते हैं, यही वक्त है कि सोने और खेलने में गुजर जाता है और आदमी को सुस्त और आवारा और जलील और रुस्वा और ख्वार और मोहताज और तरह तरह के अमराज में मुब्तला और बद अखलाकियों में गिरफ्तार कर देता है। इस जुमले में मुसन्निफ ने वक्त बर्बाद करने से होने वाले नुकसानात की तरफ इशारा किया है।
वो कहते हैं कि अगर तालिब इल्मी के इस दौर में तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर दूसरे फजूल कामों में वक्त गुजारोगे तो तुम सुस्त और आवारा बन जाओगे। आवारा आदमी समाज में जलील और रुस्वा होता है, यानी उसके समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। सुस्ती और काहिली आदमी को ख्वार और मोहताज कर देती है, फिर वो दूसरों के रहमो करम पर जीता है। ये हालत इंसान को बदअखलाकियों यानी बुरे कामों की तरफ ले जाती है, और हम जानते हैं कि बुरे कामों का अंजाम भी बुरा होता है। इस तरह मुसीबतों, मुश्किलों, बदअखलाकियों और बीमारियों में मुब्तला होकर आखिरकार आदमी अपने अंजाम को पहुंचता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम वक्त की अहमियत को समझें और इसकी कदर करें। वो आगे लिखते हैं, यही वक्त है कि अगर इसको अच्छे शगल, अच्छे काम, अच्छी बात में लगाया जाए तो इंसान को आलिम, फाजिल, लायक, हुनरमंद, नामवर, मोहतरम, नेक, हर दिल अजीज बनाकर तरह तरह की खूबियों और भलाइयों से आरास्ता करता है। आरास्ता करना के माने है सजाना, संवारना। यानी अगर हम अपने वक्त को अच्छे कामों में लगाएंगे तो ये वक्त हमारी शख्सियत को सजा संवार कर हमें काबिल और इज्जत के लायक बना देगा। ऐ लड़कों, ये फरागत का वक्त यानी फुर्सत का वक्त जो तुमको अब मयसर है, इसे गनीमत समझो। अब न तुमको खाने की फिक्र है न कपड़े की। जो कुछ तुमसे सीखे और हासिल करते बन पड़े, लग कर जल्द सीख साख लो, आइंदा तुम्हारे काम आएगा। वरना फिर कहाँ तुम और फिर कहाँ ये फरागत यानी फुर्सत। उस वक्त तुम सर पर हाथ रखकर रोगे और रोना कुछ सूदमंद न होगा यानी फायदेमंद न होगा। बहुत पछताओगे मगर ये पछताना कुछ फायदा न देगा। बहुत अफसोस करोगे मगर कुछ न होगा। ये वक्त जो अब तुमको हासिल है उन वक्तों की मानिंद नहीं है जो जवानी और पीरी यानी बुढ़ापे में तुमको पेश आएंगे। मुसन्निफ के मुताबिक ये लड़कपन का जो वक्त अभी तुम्हें हासिल है ये सीखने के लिए बेहतरीन वक्त है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास फुर्सत है, तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है और वो है इल्म हासिल करना। जवानी में तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। उस वक्त फिर तुम इल्म हासिल करने या पढ़ने पढ़ाने में या कुछ सीखने सिखाने के बारे में सोच भी ना सकोगे। रही बात पीरी की यानी बुढ़ापे की, तो उस वक्त ना तो जिस्म साथ देता है और ना दिलो दिमाग। इसीलिए वो आगे लिखते हैं, लड़कपन का वक्त जोतने और बोने का है और जवानी और पीरी का वक्त काटने और गहने का है। अगर इस वक्त में तुम कुछ जोत बो रखोगे तो जवानी और पीरी दोनों में आराम और आसाइश से रहोगे, और अगर चाहो तो इस वक्त को ऐसा अकारत यानी बर्बाद करो कि जवानी भी खराब हो और पीरी भी। यानी जवानी में तुम नाकामी का सामना करोगे और जवानी में नाकाम आदमी पीरी यानी बुढ़ापे में कामयाब कैसे हो सकता। एक वक्त वो आ रहा है कि तुम फुर्सत को ढूंढोगे और फुर्सत का पता ना पाओगे और फरागत को तलाश करोगे और फरागत का सुराग तक न मिलेगा। ये वक्त वो होगा जब दुनिया का कारोबार तुम्हारी पीठ पर लदा होगा। अजीज तलबा, इस इक़्तिबास यानी पैराग्राफ में मुसन्निफ आपसे यानी तलबा से मुखातिब होकर कहते हैं कि ये वो वक्त है जिसमें आपके ऊपर घर बार की जिम्मेदारियां नहीं हैं। ये फरागत का यानी फुर्सत का वक्त है। इस वक्त की कदर करो और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करो, यानी अच्छी तालीम हासिल करो और खुद को एक काबिल इंसान बनाओ ताकि तुम्हारी जिंदगी में आगे आने वाली तुम्हारी जवानी और तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे तरीके से गुजरे। मुसन्निफ ने मिसाल देकर बताया है कि ये लड़कपन का वक्त ऐसा ही है जैसा किसान के लिए खेत को जोतने और इसमें अच्छे किस्म के बीज डालने का वक्त होता है। सही वक्त पर खेत को जोतकर बीज डाल देने और उसको जरूरत के मुताबिक खाद पानी देने के बाद ही अच्छी फसल की उम्मीद की जा सकती। इसी तरह लड़कपन में की गई मेहनत का फल कुछ मुद्दत के बाद जवानी और बुढ़ापे में तुम्हें हासिल होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसान को एक मुद्दत के बाद बेहतरीन किस्म की फसल के तौर पर उसकी मेहनत का फल मिलता है। ये वक्त उस फसल को काटने और गाहने यानी फसल को साफ करके भूसा वगैरह अलग करने का होता है। और अगर तुमने इस वक्त को यूं ही बेकार के कामों में जाया कर दिया तो फिर मुस्तकबिल में तुम्हें अफसोस के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। मुसन्निफ आगे लिखते हैं, बस ये ख्याल अपने दिल में हरगिज मत आने दो कि अभी सीखने का बहुत वक्त आ रहा है। ऐसी क्या भागड़ यानी भाग दौड़ मची है कि रात दिन लिखने पढ़ने के पीछे मर मिटे। अगला हाल कुछ किसी को मालूम नहीं,
कौन जाने कि तंदुरुस्ती रहे न रहे, जमाना फुर्सत दे न दे, ये सब सामान जो अब मुहैया हैं मैसर हों या न हों। बेशक वक्त की कदर कीमत और इसकी भागा भाग तो ये चाहती है कि तुम ख्वाब व खूर यानी खाना और पीना अपने ऊपर हराम करके रात दिन किताब पर से सर न उठाओ। अजीज तलबा, इस इख्तिबास में मुसन्निफ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब हमें इस बात का इल्म हो गया है कि वक्त बहुत अहम है तो अब हमें इसकी कदर करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त तालीम हासिल करने में लगाना चाहिए, क्योंकि तालिब इल्मी का ये जमाना ऐसा है कि जिसमें आपकी सेहत भी अच्छी है, आपके पास फरागत भी है और आपके ऊपर किसी तरह की घरेलू जिम्मेदारियों का भी बोझ नहीं है। अगले इख्तिबास में मुसन्निफ एक और बेहतरीन बात की जानिब हमारी तवज्जो मरकूज करना चाहता है। आइए देखें कि वो क्या बात है। मुसन्निफ कहता है, इंसान की तबीयत को खुदा ने ताजगी पसंद बनाया है। कैसा ही कोई दिलचस्प शगल यानी काम हो, एक अरसे के बाद जरूर इससे जी घबरा उठता है और तबीयत उकताने लगती है। अगर तबीयत को मजबूर करके इस काम पर लगाए रखो तो वो काम अच्छी तरह नहीं होता और हवास भी कुंद हो जाते हैं। इस वास्ते मुनासिब है कि किताब का मुताला ऐसे एतदाल यानी बैलेंस के साथ जारी रखो कि तबीयत न उकताए। मिसाल के तौर पर नज्म व नस्र, तारीख और जोग्राफिया और हिसाब एक साथ पढ़ो। जब नस्र से तबीयत मलूल होने लगे यानी उकताने लगे तो नज्म देखने लगे, थोड़ी देर तारीख पढ़ी, कुछ देर जोग्राफिया की सैर की, जोग्राफिया यानी जियोग्राफी, फिर हिसाब यानी मैथमेटिक्स में दिमाग लगाया। इन सब से घबरा गए तो कुछ लिखने बैठ गए। जब रात को सोने लगो तो जरूर सोचो कि आज हमने कौन सी नई बात हासिल की। अगर मालूम हो कि आज कुछ नहीं सीखा तो जान लो कि दिन रायगा गया यानी दिन बर्बाद हो गया और इस नुकसान की तलाफी यानी इसकी भरपाई अपने जिम्मे लाजिम समझो। किसी ने क्या खूब फरमाया है कि जिसके 2 दिन बराबर हों यानी एक शख्स जैसा कल था आज भी वैसा ही रहे और अपनी हालत देरोजा में तरक्की न किया करे तो वो खसारे यानी नुकसान में है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंसान को हमेशा किसी न किसी शगल या काम में लगा रहना चाहिए और फजूल के कामों में या कुछ न करते हुए अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हजरत अली का मशहूर कौल है कि रात को तुम जब अपने बिस्तर पर लेटो तो अपना हिसाब कर लिया करो। ये देखा करो कि आज का दिन तुमने कैसे और किन कामों में गुजारा। अगर आज कुछ अच्छा नहीं किया या दिन को यूं ही बर्बाद किया तो फिर आज की इस बर्बादी की भरपाई आने वाले दिन में करने की। इसके साथ ही मुसन्निफ ने एक अहम नुक्ते की जानिब भी इशारा किया है कि लगातार लंबे वक्त तक एक ही काम करने से दिल उस काम से उकताने लगता है, लिहाजा थोड़े थोड़े से वक्फे के बाद काम को तब्दील कर लेना चाहिए। तालिब इल्मों को चाहिए कि वो बदल बदल कर थोड़ी थोड़ी मुद्दत के लिए सब सब्जेक्ट्स या मज़ामीन का मुताला करते रहें। की समीक्षा की मज़ाहिर सुल्तान जई ने। हाँ तो बच्चों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अब अपनी दीदी को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नए पाठ और ढेर सारे मनोरंजन के साथ। बाय बाय बच्चों।